कांग्रेस एक नारा चला रही है कि हिसाब तो देना होगा। उन्होंने अपना विकास तो मैं समझता हूँ बहुत कर लिया, लेकिन प्रदेश के विकास की मैं समझता हूँ उनको बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन बावजूद उसके केंद्र सरकार से जो बजट मिला है वो एकदम ना के बराबर मिला। कैश अवार्ड मैं दावे के साथ कर सकता हूँ, कोई खिलाड़ी ऐसा नहीं है जो मेडल लेकर आया हो जिसका कैश अवार्ड उसके अकाउंट में नहीं पहुंचा हो। ये अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल है। विनेश फोगाट के साथ जो भी कंट्रोवर्सी रही, जिस तरह के आरोप लगे, उसमें राज्य सरकार उनके साथ नहीं है। सरकार ने नौकरी देने का काम किया और वो भी बिना खर्चे बिना पर्ची है। विपक्ष का सीधा सा आरोप है कि आपने 25% जाट जो है उनको अनदेखा किया। सारे विधायक उनके इधर उधर भाग गए। इवन एक हमारे अनूप धारे जी बच्चे थे, वो भी कुछ दिन पहले पार्टी छोड़ दी उन्होंने। सिर्फ बापू बेटा प्राइवेट लिमिटेड फर्म जो बनकर के वो भी रह गई है। मैंने कहा ना ये प्राइवेट लिमिटेड फर्म है, तो फैमिली प्राइवेट लिमिटेड फर्म क्या सोच के बोलिए, गठबंधन करना पड़ सकता है दोबारा। हरियाणा में चुनावी शंखनाद हो चुका है। 1 अक्टूबर को राज्य में 90 सीटों पर मतदान होगा, तो 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। नमस्कार, इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक प्रजापत। हरियाणा में 10 साल बीजेपी के लगभग पूरे होने जा रहे हैं और आज हमारे साथ नायब सिंह सैनी सरकार में खेल मंत्री संजय सिंह मौजूद है। संजय जी, इंडिया टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीपक जी बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत कांग्रेस से करता हूं। कांग्रेस एक नारा चला रही है कि हिसाब तो देना होगा। तैयार है हिसाब देने के लिए? मैं समझता हूँ कांग्रेस पे हिसाब लेने को है क्या। हमारे हिसाब की अगर मैं बात करूं तो अगर सुबह से शाम तक अगर पूरा का पूरा रामायण बैठाना पड़े तो भी हिसाब पूरा नहीं होगा। चाहे विकास की बात हो, चाहे युवाओं को रोजगार की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो। मैं समझता हूँ आज भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा की बिल्कुल दिशा और दशा बदलने का काम किया है। अगर हिसाब की मैं बात करूं, कांग्रेस अपना हिसाब दे। उन्होंने केंद्र में कांग्रेस सरकार होने के बाद हरियाणा में कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने कितना विकास के लिए काम किया। उन्होंने पूरे प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेज बनाए, उन्होंने प्रदेश में कितने इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, उन्होंने प्रदेश में कितने स्कूलों को अपग्रेड किया। शिक्षा नीति में उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या काम किया। उन्होंने समय मुझे अच्छी तरह याद है कि मात्र एक रोड कुंडली मानेसर पलवल रोड जो स्टार्ट किया था वो कांग्रेस ने लगातार उसको भी पूरा नहीं कर पाई। और भारतीय जनता पार्टी माननीय मनोहर लाल जी के मुख्यमंत्री बनते ही हमने पहले 1 साल के अंदर हमने जो प्रदेश को बाहर के प्रदेश से जो भी वाहन निकलते थे, इतना अच्छा भव्य रोड हमने केएमपी का जो शुरू उन्होंने किया था, लेकिन कंप्लीट करने का काम हमने किया। और मैं समझता हूँ उतना ही नहीं, आज रोडों के मामले में मैं समझता हूँ हरियाणा में नहीं पूरे देश में आज भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पर है। हमारा नेतृत्व नंबर 1 पर है। वो किस चीज़ के हिसाब की बात करते हैं। अगर उन्होंने मांगना है या हिसाब उन्होंने देना है, पहले अपना हिसाब लेकर के आए। उन्होंने प्रदेश में प्रदेश के सभी जिलों के साथ विकास के नाम पर उन्होंने क्या किया। मात्र जब उस समय उनका कांग्रेस का कार्यकाल था हरियाणा में, सिर्फ एक रोहतक में बाईपास बनाने का जो काम उन्होंने किया था, और पूरे प्रदेश में चाहे मैं नूह की बात करूं, चाहे मैं भिवानी की बात करूं, चाहे मैं यमुनानगर की बात करूं, किसी प्रकार का कोई विकास दिखाई नहीं देता था। उन्होंने वो सिर्फ एक क्षेत्रवाद तक सीमित, एक डिस्ट्रिक्ट तक सीमित रह करके उन्होंने अपने विकास को सीमित किया था। देखिए, जैसे कि हिसाब की आपने बात की, तो कांग्रेस ने बहुत बड़े लेवल पर जैसे ही चुनाव आयोग से ये घोषणा हुई कि 1 तारीख को राज्य में मतदान होंगे 90 सीटों पर, कांग्रेस के सभी नेताओं ने, राज्य की बात करूं तो दीपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो जाकर के अभी ये भी कहा कि हम जैसे ही हमारी सरकार बनेगी 4 तारीख को, उन्होंने दावा ठोक दिया है, कहा कि 4 तारीख को जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हर साल 1 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। और कह रहे थे कि भाजपा के शासन से और जो जिस तरह से 10 साल का जो शासन रहा, उससे हरियाणा की जनता त्रस्त आ चुकी है। तो जहाँ तक उन्होंने घोषणा की बात की, घोषणा तो उन्होंने बहुत की थी। जब सरकार उनकी थी 2014 से पहले, जो बुजुर्गों को जो 100 रुपये जो पेंशन मिला करती थी, ओल्ड एज पेंशन, वो उन्होंने अपने समय में 500 रुपये देने की बात की।
फिर उसके बाद उन्होंने घोषणा की कि हम इसको बढ़ा करके देंगे, लेकिन उनके भी 10 साल रहे और हमारे भी भारतीय जनता पार्टी 10 साल रहे। उनके 500 रुपये से बढ़ाकर हमारे नेतृत्व ने, हमारी सरकार ने बुजुर्गों के मान सम्मान को ध्यान में रखते हुए जो 3000 रुपये जो बढ़ाने का काम किया, ये अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल है। तो मैं समझता हूँ उन्होंने घोषणा करने में कभी कसर नहीं छोड़ी, लेकिन धरातल पर उनकी कोई घोषणा ऐसी कामयाब नहीं हो पाई। जैसे मैंने आपको बताया KMP रोड था, जो हरियाणा का एक बहुत बड़ा विकास में एक बहुत अच्छा साधन था, उन्होंने शुरू किया, लेकिन बीच में उन पर बनाई नहीं, लगातार लंबे समय काम के बाद उसको हमने पूरा किया। इतना ही नहीं, जैसे रोजगार की आपने बात की, वो हर साल 1 लाख नौकरी देने की बात की। उन्होंने अपने 10 साल में कितने नौकरियां दी, हमने उनसे अपने 10 साल की अगर तुलना की जाए, उनसे हमने कई गुना ज़्यादा नौकरी युवाओं को दी है। और नौकरी भी हमने बिल्कुल, पहले मंत्रियों की MLO की लिस्ट चला करती थी, नौकरियों की दुकान लगा करती थी, नौकरियों के लिए दलाल घुमा करते थे। लेकिन हमारे नेतृत्व ने, आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कोई भी नेता या कोई भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का किसी की कोई खर्ची पर्ची का कहीं कोई हिसाब नहीं मिल सकता। किसी भी हमारे नेता ने, किसी भी नेतृत्व ने, किसी भी कार्यकर्ता ने किसी की कोई नौकरी की सिफारिश नहीं करते हुए, जो बच्चा मेरिट में आया, जो बच्चा काबिल था, जो बच्चा पढ़ा लिखा था, उसको सरकार ने नौकरी देने का काम किया, और वो भी बिना खर्ची बिना पर्ची के। पहले कोई भी गरीब व्यक्ति अगर नौकरी लगनी थी तो टेस्ट पास करता, उसके बाद कहीं जाके वो दलालों को ढूंढता, फिर पैसे अपनी जमीन बेचता या घर की चीज बेचता, गोल्ड वगैरह, उसके बाद पैसे इकट्ठे करके फिर दलालों के माध्यम से भर्ती होती। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, प्रदेश के युवा का अगर मैं समझता हूँ हित सुरक्षित है, प्रदेश के युवा के अगर कोई भी किसी ने चिंता की है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने की है। और पहली सरकार ऐसी पूरे देश में जो साबित हुई है जिसने बिना खर्चे बिना पर्ची नौकरी देने का काम किया। इससे आमजन और हरियाणा के युवाओं में काफ़ी उत्साह है। और आज हरियाणा का युवा मैं समझता हूँ पढ़ाई में बहुत अच्छी मेहनत करके आज अपने स्तर पर योग्यता के आधार पर उनको नौकरी मिलने का काम करते हैं। देखिए, आप चूंकि खेल मंत्री हैं तो आपसे ये सवाल पूछना बहुत लाजमी भी है और लोगों की डिमांड भी है कि खेल मंत्री को इस सवाल पर हम जवाब दिया जाए। अब आपने देखा होगा कि हरियाणा में ओलंपिक्स के मेडल जो लेकर के आए हैं उसमें 90% जो मेडल है, या मैं 100% भी कहूँ तो गलत नहीं हो सकता, कि हरियाणा से आए पूरे देश में। लेकिन बावजूद उसके केंद्र सरकार से जो बजट मिला है वो एकदम ना के बराबर मिला। एज अ खेल मंत्री आप क्या सोचते हैं, क्या कुछ कमी रही होगी? क्योंकि हरियाणा जो इतना छोटा सा राज्य है, लेकिन खेल के माध्यम में देखा जाए और खिलाड़ियों के माध्यम में देखा जाए, नीरज चोपड़ा, अमन शेरावत, विनेश फोगाट, बबीता फोगाट, गीता फोगाट, जितने भी हमारे चैंपियंस रहे हैं वो हरियाणा से रहे हैं। बिल्कुल दीपक जी, मैं आपकी इस बात का बिल्कुल मुझे पूरा ध्यान है। लेकिन मैं बात मैं उससे कहूँ, हमने खिलाड़ियों को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने दी है। हमारा ओलंपिक या किसी भी गेम में कोई खिलाड़ी अगर जाता है, उसका सिलेक्शन होता है तो हम उस खिलाड़ी को नियम के अनुसार, हमको जो ओलंपिक में जाता है उसको 15 लाख रुपए, जब जाता है उसको 5 लाख रुपए, और ओलंपिक में गोल्ड जीतने पर 6 करोड़ रुपए, सिल्वर जीतने पर 4 करोड़ रुपए और 2.5 करोड़ रुपए हम ब्राउन जीतने पर हम अपने खिलाड़ी को देते हैं। मैं समझता हूँ हमारे प्रदेश में कहीं किसी प्रकार की हमें कोई कमी दिखाई नहीं दी। जहाँ तक आप बजट की बात करो, बजट चाहे कितना हो, लेकिन हमने प्रदेश में खेल नीति और खिलाड़ियों की बात को ध्यान में रखते हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए, हमने अपने खिलाड़ियों को सारी सुविधा देने का काम किया है। और अभी जो हमारे युवा साथी, जो हमारे बच्चे जो मेडल लेकर आए, उनको मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। और एक अपने आप में हरियाणा एक बहुत ही खेल का बहुत बड़ा हब है। एक कह सकते हैं कि हरियाणा जो मेडल फैक्ट्री हरियाणा है युवाओं की। और मैं दावा भी करता हूँ, पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई खिलाड़ी खेल में मेडल लेकर के आया है, उसको नियुक्ति पत्र देने का काम हम लोगों ने, जब वो हमारे पास आया, हमने नियुक्ति पत्र उसको दिया है। और उसके कैश अवार्ड, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कोई खिलाड़ी ऐसा नहीं है जो मेडल लेकर आया हो जिसका कैश अवार्ड उसके अकाउंट में नहीं पहुंचा हो। ये अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल है।
तो मैं समझता हूँ कहीं किसी प्रकार की बजट की कहीं कोई कमी नहीं आई। हमने अपने खिलाड़ियों को पूरा मान सम्मान, पूरे खिलाड़ियों को जो हमारा एज पर पॉलिसी जो नियम था हम उसको पूरा देने का काम किया है। और प्रदेश में खिलाड़ियों के लिए किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। खिलाड़ी अपनी इच्छानुसार जो भी खेल खेलें, बड़े अच्छे ढंग से खेलें, सरकार उनके साथ खड़ी है, क्योंकि हमारे देश के खेल में हरियाणा का एक बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा योगदान है। और आज मैं अगर दावे के साथ कहूँ तो हरियाणा का युवा देश के लिए चाहे किसी भी स्तर पर, चाहे खेल की बात हो, चाहे सेना की बात हो, हरियाणा का युवा बिल्कुल आगे बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेता है। देखिए, बात खेल की हो रही है तो खेल में जैसे कि आपने बताया कि नियुक्ति पत्र भी दिया और आप लोगों ने क्या नाम है मनु भाकर और सरबजीत को सरकारी नौकरी का भी ऑफर किया था। हालांकि उन्होंने नौकरी का जो ऑफर था वो ठुकरा दिया था। तो बहुत सारी सी अफवाह चलने लगी कि बीजेपी से नाराज है, राज्य सरकार से नाराज है, इस तरह का। आप एज अ खेल मंत्री कोई क्लैरिफिकेशन अगर हरियाणा की जनता को दे कि क्या था वो मैटर जो आपने नौकरी दी लेकिन उन्होंने ठुकरा दी? नहीं, ठुकराने की कहीं कोई बात नहीं। हमने नौकरी उनको नियुक्ति पत्र दिया था, हमने अपॉइंटमेंट लेटर दिया था, उन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर सारे अधिकारियों की मौजूदगी में वहाँ मौजूद था। दोनों खिलाड़ी बड़े उत्साहित थे। उनको हमने 17 तारीख जो पीछे गई, हमारा 16 को कोड ऑफ कंडक्ट लग गया था, लेकिन हमने अपने खिलाड़ियों को सारा पैसा उनके अकाउंट में हमने पहले ही जब हमारे बच्चे खिलाड़ी जीत करके आए उनको हमने उनका जो हमारी पेज पर पॉलिसी जो हमारी पैसे वगैरह थे सरकारी राशि उनके खातों में हमने दे दी है। और मैं समझता हूँ खिलाड़ी हमारा प्रदेश का बड़ा खुश है। प्रदेश की नीतियों के कारण ही हमारा खिलाड़ी आज आगे बढ़ चढ़ कर प्रदेश का, देश का नाम रोशन कर रहा है। और मैं भी उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्हें अपनी इसी प्रकार आगे तैयारी करती रहनी चाहिए। विनेश फोगाट अभी वापस आई, भारत जब आई तो हमने देखा कि बीजेपी के नेता से या राज्य सरकार की तरफ से कोई भी उनको रिसीव करने के नहीं गया, जबकि दीपेंद्र हुड्डा जो राज्य की राजनीति है और सांसद भी हैं वो उनको रिसीव करने गए। और एक मैसेज सबके सामने सर्कुलेट हुआ कि वहां पर कि विनेश फोगाट के साथ जो भी कंट्रोवर्सी रही, जिस तरह के आरोप लगे, उसमें राज्य सरकार उनके साथ नहीं है। देखो, मुझे कोई इसमें स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब विनेश फोगाट वहां पर सारा मामला हुआ तो मैं समझता हूँ ये भी एक इतिहास कायम करने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया कि अपने सोशल मीडिया पर उन्होंने ट्वीट करके हमारी बच्ची विनेश फोगाट को जो सिल्वर मेडल का सम्मान जो खिलाड़ी को होता है वो देने का तुरंत हमने घोषणा की। और जहाँ तक उसकी बात है, मैं समझता हूँ हमारे 2 खिलाड़ी और जो मेडल लेकर गए थे, मनु भाकर, सरबजीत, मैं खुद उन दोनों को वहाँ पर रिसीव करने में खुद गया था एयरपोर्ट पर। जिस दिन विनेश फोगाट आई उसके कार्यक्रम की मुझे जानकारी नहीं लगी और उस समय थोड़ा मैं किसी निजी कारण से वहाँ नहीं पहुँच पाया। लेकिन ऐसा नहीं है, विनेश फोगाट के साथ सरकार नहीं खड़ी है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले, आज चाहे वो बाद में फोटो खिंचवाए, बच्चे तो हमारे और भी थे जो आए थे जीत करके, ठीक है, अपना विनेश फोगाट जी के समय पर हो सकता है कोई न कोई परिस्थिति ऐसी रही हो या कोई जानकारी सही ढंग से ना हो पाई हो या मैं उस समय नहीं पहुंच पाया, मुझे भी जानकारी नहीं हुई थी। लेकिन तुरंत मुख्यमंत्री जी ने सिल्वर मेडल उनको का सम्मान देने का जो ट्वीट किया है, अपना आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी का। और उस फैसले का पूरे देश ने स्वागत भी किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत अच्छा कदम था। सभी ने उस चीज को सराहा है। और जहां तक मैं आपने जो बात की दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा, वो सिर्फ एक राजनीति से प्रेरित होकर राजनीति करने का वो काम कर रहे हैं। उन्होंने ना तो खिलाड़ियों की कभी सुध ली है, ना ही खिलाड़ियों को सुध लेने का काम किया है। जहां तक उन्होंने एक सगुफा और छोड़ा कि अगर हमारी संख्या बल होता तो हम विनेश फोगाट को राज्यसभा में ले जाते। 2014 से पहले उनकी सरकारें थी, वो केंद्र में भी रहे हैं, प्रदेश में भी रहे। उसके बाद भी जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा को उन्होंने राज्यसभा में बनाया, जब हमारा नीरज चोपड़ा मेडल लेकर आ चुके थे,
उनकी अगर खिलाड़ियों के प्रति कहीं भी कोई आस्था थी, उनको खिलाड़ियों के प्रति कहीं भी कोई सम्मान था, वो बजाय अपने बेटे अपने परिवार का नाम रखने के बजाय उस समय नीरज चोपड़ा का नाम रखते। सिर्फ एक समाज को या प्रदेश के लोगों को भ्रमित करने के और दूसरा उनका कोई कारण नहीं है, सिर्फ एक राजनीतिक उनकी भाषण, राजनीतिक उनका एक भाषा ये है। उन्होंने किया कितना है, जब उनकी संख्या बल भी थी, उनके पास नेतृत्व भी था, उसके बाद भी 2014 के बाद जब राज्यसभा चुनाव में उन्होंने अपने खुद बेटे को भेजा, उन्होंने अपने परिवारों के अलावा किसको मदद करने की बात करी, उन्होंने किसको पूरा सम्मान देने की बात की। आज वो रिकॉर्ड मत आए, लेकिन सिर्फ एक राजनीतिक तौर पर कह देना हम ये कर देते वो कर देते, पता नहीं कौन क्या कर देता। उन्होंने अपने समय में क्या किया, आज क्या कर रहे हैं। मैं सिर्फ ड्रामा दिखाना या ढोंग करना या लोगों को बरगलाना, झूठी सिर्फ अफवाहें करना, ये उनका काम है। जो रहा है आज भी वो करना उस चीज़ को। तो खेल मंत्री होने के नाते अगर आप कुछ विनेश फोगाट के लिए कुछ यहाँ से मैसेज भेजना चाहें इंडिया टीवी के माध्यम से कि विनेश फोगाट से क्या सरकार मुलाकात करेगी, क्या मिलेगी उनके साथ, और उनको भी किसी तरह का कोई नियुक्ति पत्र दिया जा सकता है या सरकार विनेश फोगाट को विधायकी का टिकट मिल सकता है? देखो, मैं समझता हूँ आचार संहिता है। अब सरकारी तौर पर तो आचार संहिता का और कुछ हो नहीं सकता, कुछ भी नहीं घोषणा हो सकती। लेकिन मैंने कहा ना, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब वो मामला चल रहा था, उस समय ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैं समझता हूँ, ट्वीट करके सीधा अपना विनेश फोगाट जी को सम्मान देने की बात पहले ही कही थी। और सरकार उनके साथ थी, साथ है, और वो तैयारी करें। मैं समझता हूँ उनको अच्छी वो खिलाड़ी रही हैं, उनसे देश को आज भी बहुत उम्मीद है और काफ़ी लंबा समय उनका कैरियर राजनीति में समझता उसमें खेल में है। तो उसको अपनी आगे तैयारी करते हुए एक बार दोबारा जज्बात जो कायम उसमें जो हो, जो उनका जोश था, उसको आगे बढ़ाते हुए देश के लिए फिर खेले। मैं समझता हूँ देश का नाम रोशन करे और मेडल लेकर आए। बीजेपी से उतर सकते हैं चुनाव? देखो, मैं तो कहता हूँ वो उसकी इच्छा के अनुसार है। उनकी इच्छा क्या है, उसकी इच्छा में मैं कुछ कह नहीं सकता। चलिए, तो उसके आगे भी कुछ बात करते हैं। अब प्रदेश की राजनीति के बारे में हम थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। जेजेपी ने भी कहा कि सब मिलकर समर्थन करें और हम जो हमारे विनर्स हैं उनको राज्यसभा भेजने के लिए तैयारी करते हैं। जेजेपी के साथ आपका गठबंधन भी था, किंग मेकर की भूमिका में भी थी। इस बार का जो चुनाव है आपके लिए आसान नहीं होने वाला, क्योंकि 3-4 मुद्दे आपको एकदम रेडी हैं आपके पास। किसान आंदोलन वाला मुद्दा हो, महिला यौन उत्पीड़न वाला जो आपके सामने आया था, और स्टार्टिंग में जब हमने देखा था तो एक जाट आंदोलन का एक बड़ा जो मुसीबत आपके सामने आई थी। तो प्रदेश की जो सरकार है, आखिरी में हमने देखा कि मुख्यमंत्री का फेस बदल दिया गया, मनोहर लाल खट्टर जी को दिल्ली पहुंचाया गया और नायब सिंह सैनी की सरकार चल रही है। विपक्ष का सीधा सा आरोप है कि आपने 25% जाट जो है उनको अनदेखा किया, नॉन जाट आपने सीएम बनाया, आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी नॉन जाट हैं, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। देखो, मैं समझता हूँ इस विषय पर मुझे कोई बताने का अवस्था नहीं है। किसी भी पार्टी की बात करी, वो उनका अपना पार्टी का क्या मैनिफेस्टो था, पार्टी की क्या कार्य का सिस्टम था काम करने का। एक बहुत बड़ा उदाहरण आपको देखने को मिला, जो जेजेपी की आप बात कर रहे थे कि सपोर्ट करनी चाहिए विधायकों को। मैं समझता हूँ उनका अपना ही, आज एक भी विधायक उनके पास नहीं है। जो सारे विधायक उनके इधर उधर भाग गए। इवन एक हमारे अनूप धानक जी बच्चे थे, वो भी कुछ दिन पहले पार्टी छोड़ दी उन्होंने। सिर्फ बापू बेटा प्राइवेट लिमिटेड फर्म जो बनकर के वो भी रह गई है। और मैं समझता हूँ जैसा उन्होंने काम किया सरकार में, लोग उनको जवाब देंगे उस चीज़ का। हरियाणा में आखिरी में हमने देखा था कि एक दंगा भी हुआ था, नूह मेवात का दंगा, और आप उसी से लगते हुए क्षेत्र से आते हैं, विधायक भी है सोहना से। तो उस तरह का जो दंगा हुआ, उससे आसपास के लोगों में एक डर का माहौल पैदा हो गया था कि इतना शांत वाला इलाका था, अच्छे रोड्स हैं, अच्छे सामाजिक तौर पे, और हरियाणा तो जाना जाता है छत्तीस बिरादरी के नाम पर कि छत्तीस बिरादरी का भाईचारा हमेशा बना रहे। उसके बावजूद भी इस तरह के प्रदेश में और गुड़गांव से सटा इलाका दंगा हो गया। तो वो दंगे से पहले जो समय के हालात थे, उस समय कांग्रेस के विधायक ने लोगों को भड़काने का काम किया और उसी भड़काऊ भाषणों के तहत वो एक सुनियोजित ढंग से बाहर की कुछ लोगों को ला करके वो दंगा फैलाया गया। और मैं समझता हूँ, लेकिन मेवात में आज भी बहुत अच्छा भाईचारा है। उसके बाद अब भी यात्रा निकली है
हमारे जो स्थानीय निवासी जो मैं बात करते हैं उन्होंने यात्रा का स्वागत भी किया और एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ भाईचारे की मिसाल इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकती। यात्रा का हर गांव के बस स्टैंड पर हमारे मुसलमान भाइयों ने, हिंदू भाइयों ने मिलकर के यात्रा का स्वागत किया और एक बहुत भव्य यात्रा जो निकली। वो जो पहला दंगा था वो एक सुनियोजित ढंग से एक, मैं कह सकता हूँ कि जो कांग्रेस की जो विधायक और कांग्रेस के नेताओं के द्वारा इलाके में भाईचारे को ख़त्म करने का जो उनकी पहले पॉलिसी रही है, उन्होंने उसमें काम किया था। मामिन खान की आप बात कर रहे हैं? बिल्कुल, मामून खान और भी कांग्रेस के जो भी नेता थे उनकी सबके, मैं कहता हूँ सुनियोजित ढंग से ही ये सारा मनगढ़ंत हो किया। अंत में चलते चलते आपके साथ एक हमारी एक थीम भी है कि हम नेताओं के साथ रैपिड फायर खेलते हैं। आप तैयार हैं रैपिड फायर खेलने के लिए? बिल्कुल, हमने रैपिड फायर ही खेला लाइफ में, क्या ही क्या है। तो खेल मंत्री हमारे साथ बैठे हैं, इनकी पर्सनालिटी देख करके आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये पॉलिटिशियन है या वाकई खिलाड़ी है। दोनों चीजें आप में दिखाई देती है। तो रैपिड फायर में हम आपको एक नाम देंगे, वो सेलिब्रिटी हो सकता है, पॉलिटिशियन भी हो सकता है। एक स्टेटमेंट में आपको खत्म करना और एक स्टेटमेंट में बताना कि कौन है। रेडी? सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं, दीपेंद्र हुड्डा। झूठ का पिटारा, और मैं समझता हूँ कोई विजन नहीं, सिर्फ एक बापू के नाम पर, बापू को सहारा लेकर के या लोगों को बरगला करके राजनीति में जो काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ, और कोई बहुत ज्यादा लंबा उनका कैरियर भी नहीं राजनीति में। दूसरा नाम है विनेश फोगाट। विनेश फोगाट हमारी खिलाड़ी है, आदर्श है, हम तो मानते भी अच्छा खेली है, और मैं उम्मीद भी करता हूँ उस बच्ची से, क्योंकि बहुत अच्छी चीज हो, एक चैंपियन होगी, चैंपियन वो जिसने वर्ल्ड क्लास जो चैंपियन था उसको पीट करके उसको कुश्ती में हराया। तो मैं कहता हूँ चैंपियन की चैंपियन हमारी विनेश फोगाट थी, और पूरा प्रदेश और देश, हर युवा उनकी तरफ बड़ी उम्मीद के साथ देख रहा है, और उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। हर युवा में आज उनके प्रति बड़ा सम्मान है, और सरकार भी उनके सम्मान में उनके साथ खड़ी है, और जो भी उनको आवश्यकता है, जो भी वो आगे करना चाहती है, मैं समझता हूँ सरकार उनकी पूरी मदद करेगी। सपना चौधरी पूरा हरियाणा फैन है। नहीं, युवाओं में जो उनकी आज हरियाणा की जो कल्चर है, जो उनका हमारा जो कल्चर जो सिस्टम हरियाणा का, उसमें अच्छा परफॉर्मेंस है उनकी, और मैं समझता हूँ एक जो कलाकार है उसमें वो सारी खूबी वो सपना जी में है। दुष्यंत चौटाला? मैंने कहा ना, ये प्राइवेट लिमिटेड फर्म है, तो फैमिली प्राइवेट लिमिटेड फर्म के सोच के बोलिए, गठबंधन करना पड़ सकता है दोबारा। तो मैंने कहा ना, देखो वो चीज आप दीपक जी मैं मान सकता हूँ, ये परिस्थिति होती है, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार का बहुत कम उम्र में, अपना अनुभव कहूँगा, जिस प्रकार कम उम्र में उन्हें जिम्मेवारी मिली, और मैं समझता हूँ उस जिम्मेवारी में वो कहीं भी किस स्तर पर अपने आप को खड़ा नहीं कर पाए। एक सिर्फ उन्होंने कह सकता हूँ कि किसी अपने कैरियर उस पर ध्यान नहीं देते हुए सिर्फ एक कॉमर्शियल जो राजनीति करने का जो उन्होंने काम किया, तो समझता हूँ उनको आने वाला भविष्य जो उनका अच्छा हो सकता था, उन्होंने उसको खोने का जो काम किया उन्होंने। आखिरी दो नाम बहुत महत्वपूर्ण है, सोच लीजिए, समय भी ले लीजिए। आप कहेंगे तो मैं सवाल करूं। प्रधानमंत्री मोदी। मोदी जी, मैं समझता हूँ आज के टाइम में मोदी जी जो है विश्व स्तरीय नेता हैं। आज लोकप्रियता में मैं समझता हूँ देश की ही नहीं, मैं अगर पूरे विश्व की बात करूं, इतनी लोकप्रियता शायद ही किसी नेता के आज तक हुई है। मोदी जी का काम करने का तरीका, मोदी जी का जो उनका बात करने का तरीका, एक कहते हैं ना लीडर की जो ड्रेसिंग सेंस, लीडर का अपने आप को किस ढंग से आगे पेश करना, वो मोदी जी में सारी खूबियां मैं समझता हूँ जो एक होनी चाहिए, मोदी जी में सारी खूबियां हैं। आखिरी जो नाम है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़ी सी धक भी हो सकती है। हरियाणा खेल मंत्री संजय सिंह। मैं अपने मन की बात जो है स्पष्ट ढंग से रखता हूं, और किसी भी बिना किसी भेदभाव के, मैं चाहे किसी की बात क्यों ना हो, चाहे मेरे परिवार की बात हो, चाहे कोई भाई की बात हो, जो चीज है उसके बारे में मैं स्पष्टता से, निडरता से उस चीज को कह सकता हूँ। तो खेल मंत्री जी, आप इंडिया टीवी में जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।